यार मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट्स की स्टोरी कवर की है, लेकिन आज जो स्टोरी मैं कवर करने वाला हूँ उसका नाम तब सबसे ऊपर लिया जाता है जब भी हवा में प्लेनों के टकराने की बात चलती है। जी हाँ, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ 12 नवंबर 1996 के दिन चरखी दादरी हरियाणा के आसमान में हुए उस एक्सीडेंट के बारे में, उस टकराव के बारे में जिसमें 350 लोग एक ही झटके में मारे गए थे। इसमें एक जहाज था जो दिल्ली से अभी अभी उड़ा था और उसे सऊदी अरेबिया जाना था, और वो जहाज था बोइंग 747, जबकि दूसरा जहाज था काजाकिस्तान से आने वाला IL-76। ये दोनों जहाज उल्टी दिशाओं से आ रहे थे, मतलब कि आमने सामने से आ रहे थे। एक दिल्ली जा रहा था और एक दिल्ली आ रहा था, लेकिन ये बीच में ही चरखी दादरी के ऊपर एक दूसरे से टकरा गए। ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, कौन इसके पीछे जिम्मेवार था, कौन उस समय ATC को कंट्रोल कर रहा था, कौन इन जहाजों को चला रहा था, इन दोनों जहाजों में से गलती किसकी थी, और वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे इस एक्सीडेंट को होने से बचाया जा सकता था, ये सब कुछ आज मैं बताऊंगा मिस्टीरियस दुनिया के इस बहुत ही कमाल के एपिसोड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है विकी। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। दोस्तों, हमें पता है कि दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। तकरीबन 2 करोड़ लोगों की आबादी है और इसका ही एक एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि IGI। हर साल लाखों करोड़ों लोग इसी एयरपोर्ट से पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट मैं भी बहुत बार करता हूं। तो जब भी मैं इस एयरपोर्ट पर जाता हूं तो मुझे लगता है ये एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या ये सच में हमेशा से ही ऐसा था? तो जवाब है नहीं। 2010 से पहले ये एयरपोर्ट बहुत छोटा हुआ करता था। 2010 में यहाँ एक नया टर्मिनल बनाया गया और इस एयरपोर्ट को बड़ा किया गया। और 12 नवंबर 1996 के दिन भी शाम का टाइम था और सऊदी एयरलाइंस की ये बोइंग 747 जहाज दिल्ली से निकलने के लिए तैयार थी और इसे जेडा जाना था। इसका बीच में एक स्टॉप होने वाला था जहाँ इसे दमान में रुकना था। इस जहाज में 312 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर सवार थे। इस जहाज को उड़ाने वाले थे जहाज के मुख्य कैप्टन खालिद अल शुभाइली, जिनकी उम्र 45 साल की थी। वैसे तो उन्हें लगभग 10,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, लेकिन वो इस जहाज के लिए थोड़ा नए थे। उन्होंने इस जहाज को तकरीबन 100 घंटे ही आज तक उड़ाया था। उनके बराबर में ही बैठे थे नासिर खान नाम के पायलट। उन्हें वैसे तो टोटल एक्सपीरियंस शुभाइली से कम था, लेकिन उन्होंने ये प्लेन बहुत ज्यादा उड़ाया था। जी हाँ, उनका टोटल एक्सपीरियंस 8000 घंटे कुछ का था। इसके साथ ही फ्लाइट पर फ्लाइट इंजीनियर मौजूद थे जिनका नाम अहमद था, और यही इस फ्लाइट के सबसे नौसिखिए मेंबर थे जिन्हें सिर्फ 3300 घंटे का ही जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस था। और उसी दिन शाम के 6:33 पर यह पूरा जहाज अपने अंदर सारी सवारियों को लाद कर, क्रू मेंबर्स को लाद कर शाम के 6:33 पर वहां से उड़ गया। अब उड़ते ही उसने वेस्ट की तरफ टर्न मारा क्योंकि उसे मिडल ईस्ट की तरफ जाना था, और बिल्कुल ठीक था, सब कुछ होके चल रहा था। वो प्लेन दिल्ली से निकल गया। अब यहाँ पर उस प्लेन की सारी जिम्मेवारी थी ATC की। तो ATC के उस टाइम पर मुख्य कंट्रोलर थे VK दत्ता, जो कि इस एयरपोर्ट पर पिछले 16 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे थे और काफी बार उनका प्रमोशन भी हो चुका था। दोपहर को 1:30 बजे उन्होंने अपनी ड्यूटी शुरू करी थी और लेट नाइट तक उनकी ड्यूटी चलने वाली थी। तो वो अब इस जहाज को संभालने वाले थे आगे तक। तकरीबन 19,000 या फिर उससे नीचाई पर उड़ने वाले सभी एयरक्राफ्ट की जिम्मेवारी VK दत्ता की थी। जो भी यहाँ लैंड करेगा, जो भी यहाँ से उड़ेगा, वो सारी जिम्मेवारी VK दत्ता ही लेने वाले थे। उस समय दिल्ली से बाहर निकलकर मिडल ईस्ट तक जाने का एक ही रास्ता हुआ करता था, और यही रास्ता था जहां से प्लेन आया भी करते थे और जाया भी करते थे। अब आप सोचेंगे कि बाकी का इतना बड़ा आसमान ये क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्यों उसी छोटी सी जगह पर वो आते जाते रहते हैं? तो इसका एक ही मुख्य कारण था और वो है मिलिट्री स्पेस। जी हाँ, मिलिट्री और सरकार ने मिलकर इस रास्ते को चुन लिया था और बाकी का जितना भी स्पेस था वो मिलिट्री के लिए छोड़ा गया था, और वहां ये सिविलियन जहाज नहीं जा सकते थे। हवा में बने इस हाईवे का नाम G452 है। अब इस एयर हाईवे पर चलने वाले सभी जहाज़ों को ये निर्देश दिए जाते थे कि अगर आपके पास कोई प्लेन जा रहा हो तो वो ATC से संपर्क करेंगे और पूछेंगे कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और हमें कितनी ऊंचाई मेंटेन करनी है, क्योंकि वहाँ पर ना ही साइड से निकलने का कोई ऑप्शन होता है, ना ही एक दूसरे के पास से, मतलब कि अगर आमने सामने से आ रहे प्लेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करना है तो उनको ऊपर नीचे होना पड़ेगा। और यहाँ ऊपर नीचे के बीच में जो इनकी ऊंचाई होगी वो कम से कम 1000 फीट की होनी चाहिए। जी हाँ, VK दत्ता ने यहाँ नोटिस किया कि यहाँ एक और जहाज है जो यहाँ इस कॉरिडोर से धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि काजाकिस्तान से उड़ा काजाकिस्तान एयरलाइंस का IL-76 जहाज था। ये जहाज कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि ये एक कार्गो जहाज था। लेकिन उस समय इसके अंदर 27 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, मतलब कि टोटल 37 लोग इसके अंदर सवार होकर दिल्ली लैंड होने वाले थे। ये जहाज आज भी प्रोडक्शन में है और आज भी इस दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाजों में गिना जाता है, और ये एक बार में हजारों टन माल अपने अंदर लाद कर इधर से उधर जा सकता है। लेकिन यहाँ इस जहाज को चलाने में दिक्कत ये थी कि जहां और जहाजों को 1 या 2 पायलट मिलकर चला सकते हैं, अगर नींद आ जाए तो एक भी संभाल सकता है, लेकिन इस जहाज को चलाने के लिए कम से कम
5 पायलट्स की जरूरत थी। एटलीस्ट उस टाइम तो थी, आज का मुझे पता नहीं कितने पायलट्स मिलकर इसे चलाते हैं, लेकिन उस समय इसे 5 पायलट्स मिलकर चलाया करते थे। और उस टाइम इस IL-76 के मुख्य कैप्टन थे अलेक्जेंडर चैप्रिकॉव। हाईली ट्रेंड पायलट वो थे और उन्हें 10,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस भी था। वो इसी प्लेन से दिल्ली आते जाते रहते थे, तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उनके बराबर में ही बैठे थे एमरैक नाम के दूसरे पायलट, जिन्हें इस प्लेन का 700 घंटे का और टोटल तकरीबन 8,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। जबकि तीसरी पायलट सीट पर बैठे थे जहारन बैग नाम के तीसरे पायलट, जो कि इस क्रू मेंबर के सबसे ट्रेंड पायलट थे। जी हाँ, उन्हें तकरीबन 12,000 घंटे का एक्सपीरियंस था जहाज उड़ाने का। इसके अलावा फ्लाइट इंजीनियर के रूप में अलेक्जेंडर चोप्रोव, और इस ग्रुप का सबसे नौसिखिया बंदा रेडियो ऑपरेटर था जिसका नाम ईगर रैप था। अब यहाँ सवाल उठता है कि दोनों प्लेन अच्छे खासे क्रू मेंबर से लदे हुए थे, उनको एक्सपीरियंस भी था, तो फिर ये एक ही टाइम पर इतने बड़े आसमान में एक ही जगह पर आकर कैसे टकरा गए? तो इसका सबसे पहला कारण था कि ये दोनों ही जहाज वीके दत्ता के रडार पर आने वाली फ्रीक्वेंसी से ही जुड़े हुए थे। और जब वीके दत्ता ने देखा कि दोनों प्लेन आमने सामने से आ रहे हैं, तो उन्होंने सऊदीया जाने वाले प्लेन को ये निर्देश दिया कि वो अपनी 14,000 फीट की ऊंचाई को मेंटेन कर ले और वो उस ऊंचाई पर चला जाए। वो जहाज उस समय 10,000 फीट की ऊंचाई के आसपास उड़ रहा था और उसने तुरंत अब ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। 14,000 फीट के ऊपर जाना था ना उसे। अब बात कर लेते हैं उस रडार की, जिस रडार पर वीके दत्ता इन दोनों जहाजों को देख रहे थे। तो उस रडार पर सिर्फ वो मूवीज में आपने देखा होगा, डॉट 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 चलते रहते हैं और वो एक लाइन से घूमती रहती है, एक डंडी से घूमती रहती है, जो जहाज़ों को ट्रेस करती है कि जहाज़ कहाँ पर है। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही कुछ रडार था वीके दत्ता के सामने भी, और वो उस रडार पर देख रहे थे कि 2 जहाज़ एक दूसरे के सामने से आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जहाज़ों के लिए सिर्फ एक बिंदी सी दिखाई जाती है, ना ही वो रडार फ्लाइट की डिटेल्स दिखाता था, ना ही फ्लाइट की ऊंचाई दिखाता था, और ना ही फ्लाइट की सिचुएशन दिखा सकता था। अब इन सब चीज़ों को जानने के लिए उस समय सेकेंडरी रेडार्स लगाए जाते थे, जिससे हमें किसी भी फ्लाइट की पूरी डिटेल, उसकी ऊंचाई से लेकर उसकी सिचुएशन तक सब कुछ पता चल सकता था। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी दिल्ली एयरपोर्ट के ATC कंट्रोल रूम में नहीं लगी थी। और इससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि वो टेक्नोलॉजी, वो सेकेंडरी रडार इंडिया में आ चुका था उस टाइम पर, लेकिन वही डॉक्यूमेंटेशन में अभी तक वो फंसा हुआ था। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन में उस टाइम पर ना फंसा होता और काम में होता, तो यकीनन ये हादसा नहीं होता। अब यहाँ पर वीके दत्ता को संभालना था काजाकिस्तान से आने वाले जहाज को भी। वो उस समय 23,000 फीट की ऊंचाई पकड़कर उड़ रहा था, और क्योंकि अब दिल्ली नजदीक था, सिर्फ 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी ही बची हुई थी, तो अब उसे नीचे भी उतरना था। तो वीके दत्ता ने उन्हें कहा कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर सऊदी अरेबिया का जहाज उड़ रहा है, तो तुम 15,000 फीट की ऊंचाई को मेंटेन कर लो। ठीक है जी। काजाकिस्तान वाले पायलट ने कहा ओके, हम अभी 15,000 फीट की ऊंचाई को मेंटेन कर लेते हैं। अब दोनों जहाजों को इंस्ट्रक्शन मिल चुकी थी, एक 14,000 फीट की ऊंचाई पर था और एक 15,000 फीट की ऊंचाई पर था। बीच में 1,000 फीट का गैप इनके पास था, जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मान्यता प्राप्त था। मतलब कि इससे कम वो अपना गैप नहीं रख सकते थे, वरना कुछ भी हो सकता था। यहाँ पर वीके दत्ता ATC कंट्रोलर अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। उनकी जो रिकॉर्डिंग सी बाद में ATC के अधिकारियों द्वारा सुनी गई, जिसमें उनकी कोई गलती सामने नहीं आई। उन्होंने दोनों जहाजों को इंस्ट्रक्शन दे दी थी, और साथ ही ऊपर वाले जहाज यानी कि काजाकिस्तान से आने वाले जहाज को ये बता दिया था कि तुम्हारे नीचे से अभी अभी एक जहाज गुजरेगा जो कि सऊदी अरेबिया जाने वाला है। तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस होती है, पायलट्स को बताया जाता है, क्रू मेंबर्स को बताया जाता है, ताकि वो देख सके कि नीचे से एक जहाज जा रहा है और उन दोनों के बीच का गैप बिल्कुल ओके है। जब सब कुछ सही था, तो फिर ये हादसा हुआ कैसे? ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक प्लेन गलत ऊंचाई पर मौजूद था। हुआ ये कि जब ये एक्सीडेंट हुआ, तो अपने अंतिम मोमेंट्स में ये जहाज दोनों एक ही बादल के अंदर घुस गए। यहाँ उस टाइम पर आसमान में बादल मौजूद थे और ये दोनों जहाज उसी बादल के अंदर घुस गए। जब सऊदी अरेबिया जाने वाले फ्लाइट के डाटा एक्सट्रैक्टर को देखा गया, तो उसके अंदर से मिले जानकारी के अनुसार ये जहाज अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। इसने कोई गलती नहीं की थी, इसके क्रू मेंबर्स भी एकदम ठीक थे। तो अब हम अपनी बात रख लेते हैं काजाकिस्तान से आने वाली फ्लाइट के ऊपर। तो जरा एक बार इस प्लेन को ध्यान से देखिए, और खास तौर पर इसके कॉकपिट को देखिए। ये जहाज असल में बहुत उलझा हुआ था। इसके अंदर इसको उड़ाना ही एक महाभारत थी, बहुत भसड़ वाला काम था इसे उड़ाना ही। 5 लोग बैठकर इसे उड़ाया करते थे। इवन की जो नेविगेटर और रेडियो ऑपरेटर था, उन्हें तो इस जहाज के अंदर लगे शीशे से नीचे देखने तक का भी एक पैनल मिलता था, ताकि सब कुछ स्मूथली चल सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती थी, वो इसी जहाज के रेडियो ऑपरेटर ईगर रैप की थी। जहां रेडियो ऑपरेटर को ATC द्वारा एक चेतावनी दी गई थी कि वो 15,000 फीट की ऊंचाई का ही लेवल बनाकर रखे, इससे ना ही नीचे जाए ना ही ऊपर आए। लेकिन ईगर रैप ने ये जानकारी
मेन पायलट्स को नहीं दी। ये जानकारी उसने क्यों नहीं दी, इसके कारण अभी तक हम पता नहीं लगा पाए। लेकिन यहाँ पर यही इंफॉर्मेशन नेविगेटर के पास भी एटीसी कंट्रोलर द्वारा आई थी, यानी कि वीके दत्ता ने नेविगेटर को भी यही इंफॉर्मेशन भेजी थी कि 15,000 फीट का लेवल मेंटेन कर लो। अब यकीन मानिए, पता नहीं रशिया वाले लोग क्या माल फूक कर पढ़ाई लिखाई करते हैं। जो नेविगेटर था उसे पता ही नहीं था कि फीट होता क्या है। वो बंदा बैठा है प्लेन में, उसका काम है नेविगेट करना, प्लेन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कितनी ऊंचाई पर रखना है। उस बंदे को पता ही नहीं कि फीट क्या होता है। जैसे ही वीके दत्ता ने कहा कि 15,000 फीट का लेवल मेंटेन करो, वो बंदा बैठकर फीट को मीटर्स में कन्वर्ट करने लगा। मैं सच बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो फीट को मीटर में कन्वर्ट करने लगा और जैसे ही वो मीटर में कन्वर्ट करता, वो आगे इस इंफॉर्मेशन को पास करने वाला था। दो ही ऐसे देश हैं जो इस तरह की मेजरमेंट यूनिट्स का इस्तेमाल किया करते थे, और वो थे रशिया और हमारा प्यारा पड़ोसी और हमारा परम मित्र चाइना। हाल ही में जब इनको पता चला कि पूरी दुनिया तो इनके कहने पर नहीं चल रही, वो तो मीटर्स और माइल्स में इसे नहीं नापेगी अब, तो उन्हें ही अब फीट वाला सिस्टम अपनाना पड़ेगा। तो उन्होंने हाल ही में उस रूल को हटाया और फीट और माइल्स के अंदर वो अब आ गए। तो यहाँ बस वो इन्फॉर्मेशन रेडियो ऑपरेटर तक पहुंची, तो उसने इस इन्फॉर्मेशन को पास कर दिया पायलट तक कि जहाज को नीचे ले लो। अब उसने अनुमान लगाया था कि जहाज जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, तब तक मैं फीट को मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा और तब उसे बता दूंगा कि इसी पॉइंट पर रोक लो। लेकिन उसकी कैलकुलेशन इतनी खराब थी कि जहाज नीचे आता गया और उसने उस जहाज को रोका ही नहीं, और जहाज अब 15,000 की फीट की ऊंचाई से भी नीचे आकर 14,100 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। यहां पर काजाख्स्तान के फ्लाइट इंजीनियर को कुछ गड़बड़ महसूस पहले ही हो चुकी थी। जी हां, फ्लाइट डाटा एक्सट्रैक्टर से हमें पता चला कि वहां के फ्लाइट इंजीनियर ने पायलट को यह बताया है कि हम ज्यादा ही कुछ नीचे आ गए हैं, तो प्लीज आप प्लेन को थोड़ा सा ऊपर ले लो। लेकिन यकीन मानिए, यही सबसे बड़ी गलती इस जहाज की थी, इस क्रू मेंबर की थी। अगर फ्लाइट इंजीनियर पायलट को नहीं बोलता कि हम ज़्यादा ही नीचे आ गए हैं और जहाज़ को ऊपर ले लो, तो वो जहाज़ बेचारा नीचे जाता जा रहा था जहां उसे इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो 1,000 फीट ऊंचा रहेगा सऊदी अरेबिया वाले जहाज़ से, जबकि अब वो उस नीचे जाता जा रहा था। अगर वो नीचे जाता तो तकरीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता, 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता, तो सऊदी अरेबिया वाला जहाज उसके ऊपर से निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ जैसे ही फ्लाइट इंजीनियर ने पायलट को कहा कि हम ज़्यादा नीचे आ गए हैं, जहाज को ऊपर ले लो, तो वो जहाज तकरीबन 13,500 फीट की ऊंचाई को टच करके वापस ऊपर जाने लगा। और जैसे ही ऊपर जाने लगा, तभी वो सामने से आ रहा सऊदी अरेबिया वाले जहाज में टकरा गया। इस एक्सीडेंट में जो IL-76 जहाज था, यानी कि काजाख्स्तान वाला जहाज था, उसका लेफ्ट विंग बोइंग 747 के इंजन्स में जाकर टकराया, और इंजन्स में जाकर टकराते ही दोनों जहाज़ों ने हवा में ही आग पकड़ ली। और काजाख्स्तान वाला जहाज अभी भी ऊंचाई ही पकड़ रहा था आग लगने के बाद भी, लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर फिर वो नीचे आने लगा और चरखी दादरी के ही खेतों में आकर गिर गया। जहाज़ों के बीच अब एक्सीडेंट हो चुका था, और फाइनल जो वर्ड्स थे सऊदी अरेबिया वाले जहाज के अंदर, वो उनकी एक प्रेयर थी। उनको पता लग चुका था कि वो अब मर जाएंगे, मरने ही वाले हैं, इसलिए उन्होंने अब प्रेयर स्टार्ट कर दी थी। जबकि दिल्ली में बैठे एटीसी कंट्रोलर रूम में वीके दत्ता रडार पर नजर बनाए हुए थे। अब उनको देखना था कि 2 डॉट्स उनके रडार पर चमक रही हैं और धीरे धीरे वो पास आ रही हैं, और पास आने के बाद उनको एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ कुछ और ही हुआ। जैसे ही वो दोनों डॉट्स पास आई एक दूसरे के ऊपर आई, तभी वो रडार से गायब हो गई। और इस तरीके से 2 जहाजों को रडार से गायब होता देख वीके दत्ता सर के भी कान खड़े हो गए। कुछ देर के लिए आप सर वीके दत्ता की जगह अपने खुद को रख के देखिए। आपके एरिया में उड़ने वाली फ्लाइट्स की जिम्मेवारी आपकी हो, और तभी आपके सामने से 2 जहाज गायब हो जाएं, तो क्या आपको उस समय सांस आएगी? सारी जिम्मेवारी आपकी है, इतनी सारी जानें आपके भरोसे चल रही हैं, और तभी ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे? दोनों जहाज नीचे आ गिरे, खेतों में आकर गिरे। किस्मत से वो किसी रिहाइश में नहीं गिरे, चरखी दादरी शहर के अंदर नहीं गिरे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी चरखी दादरी के पास ही रहता हूँ, जी हाँ, हरियाणा में ही, और मेरे यहाँ से चरखी दादरी सिर्फ 68 यानी कि 68 किलोमीटर दूर है। खैर, अब हादसा हो चुका था, नीचे किसी की मौत नहीं हुई, खेतों में आकर ये जहाज गिरे थे, फसलों में आग लग चुकी थी, और 349 लोग इन दोनों जहाज़ों में जो बैठे थे वो अपनी जान अब गंवा चुके थे। इतना बड़ा आंकड़ा था मरने वालों का, जिस वजह से ये जहाज
जिस वजह से यह हादसा आज भी हवा में होने वाला सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। आपने अगर मेरी पुरानी भी प्लेन से रिलेटेड वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको एक इक्विपमेंट के बारे में बताया था जिसे TSAS के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये चीज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक छोटा सा इक्विपमेंट होता है जो जहाज के अंदर लगाया जाता है और ये पायलट को बता देता है कि आसपास उनके कोई जहाज उड़ रहा हो तो अगर ये इक्विपमेंट उस टाइम किसी भी एक जहाज के अंदर लगा होता तो यकीन मानिए यह हादसा नहीं होता। बदकिस्मती से उस टाइम पर ये इक्विपमेंट दुनिया में आ चुका था, लेकिन ये हर प्लेन के अंदर लगाया जाना मैंडेटरी नहीं था। लेकिन उस हादसे के बाद से वो कहते हैं ना, ठोकर खाते हैं तो अकल आती है। यहाँ ठोकर लग चुकी थी, एक्सीडेंट हो चुका था, अब अकल आई और पूरी दुनिया में नियम बनाया गया कि हर जहाज के अंदर TCAS लगाया जाएगा। लेकिन क्या ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि मिड एयर में यानी कि हवा के बीच में एक्सीडेंट्स को ही रोक देगा? तो जवाब है नहीं। इसके लगाए जाने के बाद भी एक्सीडेंट्स देखे गए हैं और कुछ मेन एक्सीडेंट्स थे 2001 में, 2002 में और 2006 में। इनकी भी स्टोरी कभी ना कभी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, बहुत भयानक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 15 सालों में ऐसे कोई हवा के बीच में प्लेन नहीं आपस में टकराए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी सुधार अब इस इंडस्ट्री में हो चुका है। और दोस्तों, मैं इसकी कुछ फ़ोटोज़, मतलब कि एक्सीडेंट की कुछ फ़ोटोज़ जो यहाँ नहीं दिखा पाऊँगा, मैं आपको इंस्टाग्राम पर दिखा दूंगा। मैंने स्टोरी लगा दी है, सॉरी रात को 9 बजे लगेगी, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लें। मेरी आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पर अगर आप बजाय एक बार पर्सनली फ़ोटोज़ वगैरह मांगने के, आप एक बार हाईलाइट्स ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि उनमें ज़्यादातर स्टोरीज़ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लगी हुई हैं। तो आप प्लीज़ वो ज़रूर चेक कर लें, बजाय ब्लेम करने के कि मैं फोटोज और वीडियोस आपको नहीं देता और स्टोरी नहीं लगाता। लग जाती है, आप थोड़ा सा लेट आते हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट नेहा मोंडल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।